तो क्यों जाने दो। मैं जब डिजर्व करती हूँ, जब मैं मध्य प्रदेश की पहली लड़की हूँ, मैंने माउंट एवरेस्ट, वहाँ पे जिसकी भी डेथ होती है उसको स्लीपिंग बैग में बंद करके ऐसे रख देते। उस जगह पहुंच के, धरती की सबसे ऊंची जगह पे, आप उस सुपर पावर को फील कर पाते हो। उस साल 11 लोगों की डेथ एक रो में खड़े खड़े हुई थी। मैंने पुरुषों को कहा कि गुमटी पे बीड़ी नहीं, सैनिटरी पैड भी रखा होना चाहिए। वो वाली फाइल ऐसे डस्टबिन के बगल में फेंक दी उनने। ब्रांड मिनिस्टर का पद छीन सकते हैं, पर मेरे अंदर जो फूट गई थी उससे मैं मरते मरते बची थी। मेरे को नई फ्रेश पीसीडी चाहिए थी। लाखपत आया, उसने बोला मेरा क्लाइंट ऊपर मर गया है। बाकी कुछ लोगों को डर लगा तो उनको लगा ये फोटो हटा दे। तो मध्य प्रदेश के एक मिनिस्टर थे, उन्होंने, मुझे लगता है कि भोजपुर क्लब केवल एक क्लब नहीं है, सांप होता है जिसकी हवा से वो जगह सड़ जाती है। कहानी एक लड़की मेघा की नहीं है जो माउंट एवरेस्ट चढ़ी है, मध्य प्रदेश की न जाने कितनी लड़कियों की है। तो जो गुरु रहता है वो जानता है कि उसके शिष्य में कितना पोटेंशियल है, कितनी काबिलियत है, और उसे किस तरह से और काबिल बनाया जाए ताकि वो विश्व में अपना नाम कर सके। ऐसे ही एस के प्रसाद सर जो एथलेटिक्स के कोच हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेघा परमार की, मेघा परमार को मेघा परमार बनाने में। और एक बात अभी और आपने कही कि सेकंड टाइम में मध्य प्रदेश शासन ने आपको स्पॉन्सर किया। वो जो 15-25 लाख रुपए की बात आपने बताई कि पहले 8 लाख देंगे, उसके बाद बाकी पैसा उसके बाद देंगे, तो 8 लाख तो आ गए। नेक्स्ट टाइम जो आपने अप्रोच किया शायद कि मुझे फिर से जाना है, 700 मीटर रह गए थे, तो शायद इस बात को सोचते हुए किया, लेकिन 8 लाख तो आ गए, बाकी का पैसा कहाँ से आया? क्योंकि वो मिलना तो कंप्लीट होने के बाद है। वो भी दिमाग में बात थी कि अब इस बार तो करना है, अदरवाइज गवर्नमेंट के केवल ये 8 लाख ये भी डूब जाएंगे, और फिर बहुत बड़ी जो एक माथे पर वो लगा हुआ था आ जाएगी बात कि भाई ये लड़की नहीं कर पाएगी वाली। तो वो चुनौती कैसी थी? काफी टफ था ये वाला, तो बहुत बाहर लग रहा था कि अब ये लास्ट मौका है। ओके, अपन कहते हैं एक नहीं दूसरा मौका मिल गया, दूसरा मौका मैंने ले लिया सब तरह से, पर दूसरे के बाद तीसरा मौका नहीं है, लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट था। तो इस बार मैं हर दिन मेरे को मेरे गुरुजी जो जलद चतुर्वेदी सर है, उन्होंने कहा तुम्हारे जीवन में बहुत बाधाएं आती है। उससे पहले तक मैं इतनी आस्तिक नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि पूजन करने के लिए मंदिर में खड़े होने की, अगरबत्ती लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं हर दिन एक नाम, कुछ नाम है जो बोलने, तो मैं लाइफ में वो नाम हमेशा बोलती हूँ। सुमुख एकदन कपिल गजकर्ण लंबोदर विकट विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्ष भालचंद्र गजानन गणपति की जय। उन्होंने कहा गणेश जी को अपना दोस्त बना लो, तुम्हारे जो भी मन की बातें हो उनको बोल दिया करो। आपको मैं बताऊंगी कि गणेश जी की छोटी सी जो वो है, वो मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड तक मेरे साथ लेके गई थी। मेरे पास रखे हुए मेरे गणेश जी, उनको मैं लेके गई। तो मेरे को लग रहा है वो मेरे से बात करने लग गए थे एट दी एंड। वो बता देते थे तुम्हारी वेदर विंडो ये की है, तुम ये जाओ। या तो वो मैं खुद थी जो सबकॉन्शियसली अपने आप से बात कर रही हूँ, या कोई ऐसी सुपर पावर है, पर मैंने एक्चुअली में ये चीज महसूस की। तो दूसरी बार फाइनेंशियली तो एमपी गवर्नमेंट ने कर दिया था, पूरा मध्य प्रदेश सरकार, चीफ सेक्रेटरी जी और एमपी गवर्नमेंट ने मुझे सपोर्ट किया था। मुझे नहीं पता वो अगला फंड कहाँ से आया था। वो 8 लाख के अलावा जो राशि पूरा एमपी गवर्नमेंट ने दिया पूरा, तो ये जाने के पहले ही तो उन्होंने 2 लड़कियों को दिया था। उनको था कि एक लड़की छिंदवाड़ा से भेजेंगे, 2 लड़कियां भेजेंगे, दोनों में से एक तो कर ही लेगी। तो इस बेस पे 2 लड़कियों को स्पॉन्सर किया था, एक और व्यक्ति को किया था, 3 को किया था, वो फिर बीच में ही रह गए थे। 3 लोगों को स्पॉन्सर करके भेजा था इस तरह से। तो ये जब दूसरी बार जाने का फाइनल हो गया, और वो जो 1 साल चोट के कारण घर वालों से मनमुटाव कि भाई बच्ची जब ऐसी कंडीशन में थी तब आपने छोड़ दिया, तब फिर वो जो लंबे हाथ जोड़ने वाली बात आई थी पिताजी की कि भाई अब फिर से जा रही है, ये फिर मतलब मेरी बेइज्जती करवाएगी। पहले तो सबसे पहले समाज में, और उसके बाद जहाँ आप लोग रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, ग्रामीण परिवेश में, तब उन्होंने बोला था या फिर विश्वास दिलाया, जैसा उन्होंने आपको आगे बढ़ाने में विश्वास दिलाया था, हमेशा आपके साथ थे? मुझे लगता है दामोदर भैया, वहाँ बात क्या है कि शहरों में लोग फ्लैट में रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं है। गांव में इस चीज का सबको सबकी परवाह, इसका बेनिफिट भी और घाटा भी। तो व्यक्ति को घर से निकलना तो पड़ेगा, और लोग सब एक दूसरे को जानते हैं, तो वहाँ ताने ज्यादा मिलते हैं शायद। तो मेरे पिताजी को कई ताने तब भी मिले थे, और वो ताने से बहुत डरते हैं बस। मेरे पापा मेरे को बोले जुनून, थारा जुनून कहाँ से चढ़ जाए थारा माथा पे, हमने तो पहाड़ देखा तक नहीं, कैसा दिखे, थारी सपना कैसे आ गया, तूने सोच कैसे ली। तो ये सब बातें उनको बड़ा बेचैन करती थी हमेशा। और मुझे लगता है कि उस समय तो उन्होंने सब तरह से रोकने की सारी कोशिश की मुझे, सब तरह से। मैं नहीं रुकी। फाइनली उनको लगा कि चलो
हाँ ही कर देते। तो उन्हें सेकंड टाइम में बोलिए जा जा था, जा इन्हीं बार करके आ जाए जा। मुझे लगता है वो सारी चीजें पट्टम कब हुई भैया, जब मैं माउंट एवरेस्ट सबमिट करके आ गई। जो सारे लोग उनको ताना मारते थे ना, वो डीजे बजा था मेरे गांव में। वो मेरे पापा लोगों के कंधों पे एकदम फुटबॉल बन के इधर के कंधे से इधर, इधर के कंधे से इधर जा रहे थे। वो मोमेंट मैं आज तक नहीं भूल सकती। मेरे लिए माउंट एवरेस्ट से आने के बाद वो मोमेंट सबसे खूबसूरत था। फिर से ये बड़े बड़े कैमरे मेरे गांव आए, जो लोग ताना मारते थे वही हमें तो पता था हमारी छोरी ऐसा करेगी, और मेरे पापा इन कैमरों को देख के ग्वाड़े में भाग गए कि बाहर से नहीं दीवार बाइट आइट कहीं हो बाइट, बाहर से नहीं बोलते बने। लोग उनके बगल में फोटो खिंचवा रहे हैं, आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो उनको भी लगा कि इतने ताने मेरी बेटी ने झिलवाए मुझको, पर ये कॉम्प्लीमेंट भी दिलवा रही है। तो वो बाद में पट्टम हो गई। तो वो एवरेस्ट का जो समिट पूरा हुआ, तब पहली बार तो ये अफवाह फैली कि मेघा परमार ने समिट कर लिया है, फिर आपने बताया कि नहीं किया। सेकंड टाइम जब किया तो उसके बाद भी काफी देर बाद पता लगा कि मेघा परमार ने समिट किया है। शायद एक एक्सीडेंट ऐसा हो गया था जब शायद 3-4 घंटे आप अनकॉन्शियस थी, आंखों की जो रोशनी है वो कम हो गई थी, बॉडी में काफी दिक्कत आ गई, आपको खुद मतलब पता नहीं था कि आप जीवित हैं या नहीं। मुझे ना स्नो ब्लाइंडनेस हो गया था। तो स्नो ब्लाइंडनेस होने की वजह से मेरी को दिख नहीं रहा था। तो आप अंधेरे कमरों में छत से नीचे आओगे, कैसे टपले मार के आओगे। तो मेरे को तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड से नीचे आना था। तो मेरे को मेरे शेरपा का लगा कि कुछ घंटे में आ जाएगी। जब स्नो ब्लाइंडनेस होती तो आंखें लाल हो जाती है एकदम टमाटर की तरह, और आंखों में कंकड़ चुभता है और पानी बह रहा होता है, आंखों से दिखना बंद हो जाता है। वो लाइफ टाइम के लिए रोशनी जा सकती है, 4 दिन के लिए जा सकती है, 24 घंटे के लिए जा सकती है, वो आपको पता नहीं होता कितना डैमेज हुआ है। तो मेरे शेरपा को लगा कि 24 घंटे वाला हुआ मे बी। तो हम लोग बड़ी मुश्किल से कैंप 4 पहुंचे। कैंप 4 पहुंचने के बाद, कैंप 4 में सबसे ज्यादा डेथ होती है लोगों की, लोग थक जाते हैं और मर जाते हैं, ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। तो आसपास के टेंटों में आपको चीखों की आवाज, ये सब नॉर्मल है। वहां पे जिसकी भी डेथ होती है उसको स्लीपिंग बैग में बंद करके ऐसे रख देते, तो वो हम लोगों को विंड से बचाता है। तो कैंप 4 में गेहूं की खप्पी नुमा डेड बॉडीज रखी हुई हैं, जो दूसरे लोगों को विंड से बचाती हैं। ये सिनेरियो रात भर हो रहा था। मेरा शेरपा ने मेरा ऑक्सीजन कम कर दिया 0.5 में। ऐसा लग रहा था कोई गला आधा पकड़ के बैठा है। वो इसलिए कर रहे थे ताकि हमारे लिए सुबह ऑक्सीजन बच जाए, पर जिसका हमें डर था वही हुआ। मेरी ऑक्सीजन सुबह आते टाइम खत्म हो गई और मुझे दिखना भी शुरू नहीं हुआ। तो मेरा शेरपा छोड़ के भागा नहीं, लोग मुझे पार कर रहे थे। तो अच्छा, आपके ऊपर से हाँ, क्रॉस हो रहे थे। मेरा ऑक्सीजन खत्म हो गया, मैं रास्ते में पड़ी हुई हूँ। तो लोग क्रॉस कर रहे थे, मेरा शेरपा बोल रहा था मेरी बहनी मरने वाली है, किसी के पास बचा हुआ तो दे दो। और वो ऐसे मास्क लगा के कभी कभी मुझे लगाता। मैंने मेरे शेरपा को बोल दिया था दाई अब चले जाओ, निम्मा दाई अब जाओ। वो नहीं गया मुझे छोड़ के। और मुझे उसका दोस्त, निम्मा दाई का दोस्त लाखपा दाई आया, उसने बोला मेरा क्लाइंट ऊपर मर गया है, उसका सिलेंडर बचा हुआ है। मेरे को तुरंत वो सिलेंडर चेंज किया। उस सिलेंडर को लगाने के बाद मैं 2.5 घंटे बाद कैंप 3 पहुंची। कैंप 3 के बाद ऑक्सीजन मिलने लग जाती है, कठाई आंखों की रोशनी नहीं आई थी। अच्छा, कैंप 3 से कैंप 4 दूसरे दिन में पहुंची। 4 दिन वाला मेरे को स्नो ब्लाइंडनेस हुआ था। 4 दिन बाद मेरी रोशनी आई, तो 4 दिन का गैप हो गया था। अच्छा, हम लोग इन्फॉर्मेशन पहुंचा नहीं पा रहे थे। सबमिट हो गया था ये पता था, पर लोगों को लग रहा था बाकी की इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही। हाँ, क्योंकि मेरे शेरपा को डाउट था कि मैं जिंदा बचूंगी, तो वो इन्फॉर्मेशन पास भी नहीं कर रहे थे। तो और वॉकी टॉकी के सेल भी बहुत जल्दी डाउन होते हैं। हम लोग जब काठमांडू पहुंचे तब हमें सबसे पहले उसको शेरपा को थैंक यू बोलना था, क्योंकि वो भी देवदूत था। मेरे निम्मा दाई को फर्स्ट बाइट का फर्स्ट स्टेज हो गया था। अच्छा, तो वो भी हॉस्पिटल में एडमिट थे। मेरे को बचाने के चक्कर में उनका भी शरीर ठंडा पड़ रहा था। उस साल 11 लोगों की डेथ एक रो में खड़े खड़े हुई थी, क्योंकि लोग चल नहीं पा रहे थे। ठंड बहुत होती है, आगे भी नहीं जा पा रहे, वापस भी नहीं आ पा रहे। तो वो हमें और मेरे शेरपा फिर ढूंढने लगे। हमें पता चला लाखपा दाई से मिलने के बाद कि जो क्लाइंट मरा है उसका हस्बैंड वहाँ असली अस्पताल में। हम उसके हस्बैंड से मिलने गए। अब आप किस्मत देखो, उनके हस्बैंड का नाम है शरद कुलकर्णी। अच्छा, शरद कुलकर्णी जी थाने के क्लाइंबर थे। उनकी वाइफ का नाम था अंजलि कुलकर्णी। इन सबसे हम बेस कैंप में बस एक बार से चलते चलते मिले थे। अंजलि कुलकर्णी और इंडियन ही क्लाइंबर क्यों निकले वो, मैं कभी कभी तो सोचती हूँ कि ये क्या है। उनकी डेथ ऊपर हो गई थी, उनका बचा हुआ, हाँ, उनका बचा हुआ सिलेंडर लाखपा दाई ला रहा था, और वो सिलेंडर मुझको मिला, जिसकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। तो ये मिसिंग चीज थी जो अखबारों में बाद में आई थी। फिर जब मैं काठमांडू पहुंची
तब हमने कहा कि समिट भी हो गया, मैं जिंदा भी आ गई। तब तक मैं गई थी 78 केजी की और मैं वापस आई थी 51 केजी की। तो शरीर का पूरा सब कुछ जा चुका था। और कहते हैं ना कि यदि ईश्वर की इच्छा हो तो फिर आपको कुछ नहीं होगा, और वैसा ही मेघा परमार के साथ हुआ जब समिट किया इन्होंने, एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, वहां पर कदम रखा। और उसके बाद जब वापस आते हैं, जैसा वे भी बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो डेथ होती है वो वापसी में होती है, क्योंकि एक खुशी भी रहती है लोगों के मन में, और ऑक्सीजन भी शायद आपको 2 सिलेंडर मिलते हैं, एक ऊपर जाने 4 सिलेंडर, एक ऊपर जाने 2 ऊपर जाने के 2 लिए, ऊपर जाने के 2 वापस 2 वापस आने के। वो जो डिस्टेंस है वो 800 मीटर ही शायद रहता है। कैंप 3 के बाद हम समिट के टाइम यूज करें 7900 मीटर के बाद 8848 मीटर तक हम सिलेंडर्स में यूज करते हैं। उस सिलेंडर्स में ही जाते हैं। तो वहां पहुंचने के बाद पहली बार तो गए, 700 मीटर सामने एवरेस्ट दिख रहा, नहीं हो पाए, बहुत सी बातें आई, जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, एक्सीडेंट हुआ, सब कुछ हुआ। फिर सेकंड टाइम मेहनत की और एवरेस्ट पर जब कदम रखा, मध्य प्रदेश शासन का बहुत बड़ा रोल रहा, बहुत से लोगों का सपोर्ट रहा। तो वहाँ शायद मेरे ख्याल में 2-3 मिनट आप लोग को देते हैं वहाँ रुकने के लिए। मेरे को 12 मिनट मिले 12 थे, मिनट तो मैंने 12 मिनट में एवरेस्ट का वीडियो बनाया था जिसमें उसकी परछाई दिखती है। हाँ। वहां से देखा था दुनिया गोल है। मैं 5 बजे सबमिट करी थी ना सुबह तो 5 मिनट के टाइम सूरज मतलब उगने वाला था। तो वहां आपको और मेरे को सतरंगी, हम इंद्रधनुष देखते हैं एग्जैक्ट आसमान ऐसा सतरंगी। फिर कुछ देर में सूरज उग गया, तब मेरे फोटो बहुत प्यारे आए। फिर एवरेस्ट की परछाई दिखती है वहां से, दुनिया गोल है वहां से नजर आती है। और आप जब ऊपर देखते हो तो आप सोचते हो इससे ऊपर क्या है, इससे ऊपर तो भगवान है, आसमान है। हम लोग कहते हैं ना हम शून्य में महसूस करते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी नहीं है वो, दुनिया की सबसे ऊंची जगह है वो। उस जगह पहुंच के धरती की सबसे ऊंची जगह पे आप उस सुपर पावर को फील कर पाते हो, क्षणिक फील कर पाते हो, पर आप कर पाते हो। तो कुछ चीजें बहुत खूबसूरत है जिनको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। पर -52 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, हाथ की उंगलियां निकालोगे तो उंगली कट करनी पड़ेगी, नाक कट जाएंगे, कान कट जाएंगे, दाढ़ी कट जाएगी, उंगलियां कट जाएंगी, पैर की उंगलियां कट जाएंगी। तो ये भी आपको पता होता है कि ये सब भी हो सकता है। तो समिट पूरा हुआ, वहां से लौटे, और भी दिक्कतें आई लौटते लौटते। फिर वो सर्टिफिकेट जो नेपाल गवर्नमेंट देती है कि हाँ भाई ये समिट के लिए गए थे, इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। उस बीच में भी फिर जो आँख की रोशनी थी वो कितने दिन बाद वापस आई? कैसा वो 4 दिन कैसे रहे अंधेरे में एक कमरे में, जैसा आपने बताया कि रहना? 4 दिन तो ऐसे रोशनी आई, आने के बाद भी थोड़ा धुंधला धुंधला दिखता था, प्रॉपर नहीं दिखता था। ऐसा लगता था आँख के, हमारी आंखों के ना आंखों के सामने जाले हैं, तो जाले जैसा फील होता था, बट फिर ठीक हो गया। और वहां से लौटकर जब नीचे आए, जैसा आपने बताया घर में मीडिया पहुंची, एक मीडिया 1 साल पहले पहुंची थी जो बहुत कुछ बातें कहकर गई थी। उसके बाद दूसरी बार जब मीडिया पहुंची तो वही गुणगान किया उन्होंने कि ये हमारे प्रदेश की पहली बेटी है जो एवरेस्ट पर गई है। और जब आप घर पहुंची, जैसा आपने बताया कि आपको वो सब चीज़ें बताई गई कि पापा को कैसे लोगों ने कंधे पर उठा उठा के ले गए थे, तो वो जो मुलाकात थी परिवार वालों के साथ, पिताजी, भाई बहन, मदर और जो फैमिली के मेंबर्स हैं, वो कैसी मुलाकात रही? वो बहुत सुंदर। उसके बाद कई लोग बताने लगे कि अब हमारी छोरी की भी हम बढ़ाएंगे। तो मुझे, मेरे लिए वो काफी बड़ा टाइमिंग था, काफी बड़ा टाइमिंग था। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बताया, और काफ़ी आपने उससे सीखा भी, और प्रदेश में अलग अलग जगह भी आप गई। बहुत सी बातें उस अभियान के साथ जुड़ी थी, वो थोड़ा सा बताएं, वो अभियान कैसा था और कितना कुछ उस अभियान ने आपको बदला? एक्चुअली मेरे को नहीं बना रहे थे, बना वो शिल्पा शेट्टी जी को रहते। अच्छा। शिल्पा शेट्टी जी को 2 करोड़ रुपए वैसे वो देने वाले थे। तो पर हुआ क्या कि मैं माउंट एवरेस्ट सबमिट करके आई तो मेरा चेहरा ऐसा जला हुआ था, यहाँ से खून टपकता था। लड़की की सुंदरता बल्कि गाल होती है, बल्कि मेरे चेहरे की 10 साल उम्र अभी ज्यादा है, इतने चामड़े जैसे निकले हुए, ऐसे खून टपकता था। तो वहां जो लोग डिस्कशन करते कि बोले हमारी हीरोइन तो शिल्पा शेट्टी नहीं है, हमारी हीरोइन तो ये बच्चियां हैं जो अभी पहाड़ चढ़ के आई हैं, तो ये हमारी पोस्टर गर्ल होनी चाहिए। तो इस तहत मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और जब मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया तो हर एक जिले के बाहर मेरा वो जला हुआ चेहरा का फोटो और फिर समिट का फोटो लगा हुआ था कि पूरे मध्य प्रदेश की पहली लड़की टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे गई है। तो उसके बाद मेरे को पूरे जिलों में दौरे करवाए, मैं पूरे जिलों में गई। और जिलों में गए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत मेरा रोल जो लगा, मैं पॉलिसी में काम कर पाई।
अच्छा मेरा अच्छा। गाँव से होना, पहाड़ पे जाना, ये सबसे बड़ा काम कब करा जब आप और मैं सुनते पटाखा फूटा है कहीं पे, तो आप और मैं देखते हैं, देख कर आओ तो किसी के घर लड़का हुआ है क्या? हम्म तो हमारे ज़हन में भी क्या बसा है कि पटाखे भी आज दिवाली के अलावा तब फूटेंगे हम्म जब कभी लड़का होगा। हम्म तो वो ज़हन से मुझे बदलना था, तो मैंने पॉलिसी में बनाया कि जन्म का उत्सव एक जैसा, लड़का हो या लड़की हो या तीसरा लिंग कोई अपने जैसा, हम्म ये थॉट मैंने दिया था। हम्म। तो वहाँ से जिसके घर भी बेटी होती थी, लोग मुझे फ़ोन करके बुलाते थे। अच्छा तो अच्छा मैं जाती थी, फिर उनको माला-वाला डालती थी, फिर मुझे सांची का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो अच्छा। सांची को भी मैंने सेम इसी कैंपेन से जोड़ दिया। मैंने कहा आपकी ब्रांडिंग पोस्टर में लगने से नहीं, जेन्युइनली हम कुछ काम करेंगे। तो बोले क्या? तो मैंने कहा आप साल भर में घी का पैकेट देते ही हो कुछ लोगों को स्पेशल, तो वह स्पेशल लोग हम क्या चुनेंगे जिसके घर बेटी हुई। तो गाँव में जिस पुरुष के घर बेटी होती है तो उसके बोलता अरे थार में कहीं दम नहीं है तो थारा घर छोरी करवा पाए हो। तो मतलब कोई किसी पुरुष के घर बेटी पैदा होती है तो उसको शेम की दृष्टि से देखते हैं साथ के पुरुष। तो वही चेंज करना था। तो हमने सांची की हर गांव में डेयरी है, वहाँ आधा किलो का दूध घी का पैकेट देते थे उसके पिता को जिसके घर बेटी हुई है। ये इन्फॉर्मेशन देती है आंगनबाड़ी वाली दीदी जिनके तहत मैं मिलकर आती थी, और उनको माला पहना के भेजी। वो व्यक्ति माला घर तक नहीं उतारता है, क्यों दियो आधा किलो को पैकेट, छोरी हुई हमारा घर। तो उसके मन में चेंज हुआ, सब बोला यार रोका, अगर फलाना का घर छोरी हुई इसलिए घी का पैकेट दिया। तो हमने, मेरे को जड़ ही चेंज करनी थी। फिर मेरे को काम करने का मौका मिला। मैं खुद गांव से थी, तो हमारे यहाँ बहुत सारी लड़कियां होती, तो मासिक धर्म में पेटीकोट का कपड़ा देते हैं फाड़ के कि इसको साल भर यूज करना। ऐसी जगह छिपा के सुखाना जहाँ पुरुष के सिर से भी ना गुजर जाए, वरना उसकी मति भ्रष्ट हो जाएगी। बहुत सारी लड़कियां होने के बाद हम लोग उसमें राख तक रखती हैं कि कैसे क्या करेंगे। तो कई बार मैं भी उनमें से एक लड़की हूँ, तो मेरे को इस पे काम करना था। तो मैंने पुरुषों को कहा कि गुमटी पे बीड़ी नहीं, सैनिटरी पैड भी रखा होना चाहिए। बीड़ी 10 रुपए की आएगी, सैनिटरी पैड भी 10 रुपए का आएगा। पर तुम यहाँ सोचो भाई साहब कि कल से भाभी के गर्भाशय को कैंसर, क्योंकि कई सारी बीमारियां इसी वजह से होती हैं। गीला कपड़ा महिलाएं कई वर्षों तक उपयोग करती हैं, उसी की वजह से इन्फेक्शन होता है। समय पर डॉक्टर के पास लेके नहीं जाते, तो वो घाव और नासूर बन जाते। इसलिए गाँव की महिलाओं को आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे गाँव में बड़ा ऑपरेशन बोलते हैं उसको। उसमें महिला का यूट्रस निकाल दिया जाता है और उसको तरह तरह की दिक्कतें आती हैं। तो मैंने उनको इस चीज पे बात करी, आज से पहले तक उनसे किसी ने इस तरह की बात नहीं करी। तो हम लोगों ने ये कोशिश करी कि गुमटी पे भी सैनिटरी पैड रखे रहें, ताकि कोई पिता भाई अपनी बहन के लिए भी लेके जाए, नॉर्मल चीज हो, ताकि वो गर्भाशय के कैंसर से बचे। वरना बाद में आप मोटरसाइकिल पे लिए इनको घूमोगे, वो बहुत सारे पैसे लगेंगे। तीसरा काम किया कि मैं जब स्कूल कॉलेज में गई तो लड़कियां मेरे पास रोती रोती आ रही, तब मुझे पता चला कि लड़कियां ब्लैकमेलिंग का भयंकर शिकार हो रही है। अच्छा अच्छा। पढ़ाई छोड़ रही हैं, वो घर से छोड़ के जा रही हैं, वो हर कुछ डिसीजन ले रही है। क्यों? मैंने और आपने एक मैसेज पे बात कर ली, कल से आप बोलोगे तेरा मैसेज मेरे पास है, अब मैं दिखाऊं घर पे, अब आप ऑडियो में बात करेंगी, फिर वीडियो होगा, फिर जो आप बोलोगे कठपुतली की तरह बन जाती है बच्चियां, जिस उंगली को आप ऐसे घुमाओगे वो वैसे करेंगे। तो मैंने उन बच्चियों की काउंसलिंग करी, उनको मैंने बोला जाके मम्मी पापा को बताओ। मम्मी पापा ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? थप्पड़ मारेंगे। अरे माँ बाप है, थप्पड़ ही तो मारेंगे, मार तो नहीं डालेंगे। और मम्मी पापा की काउंसलिंग करी कि कभी आपने भी कुछ दूसरी गलती करी होगी, बच्चों को दूसरा मौका दीजिए ताकि वो बताए। और ब्लैकमेलर को जाके बोलो, तू क्या जाके दिखाएगा, मैं खुद जाके दिखाती हूँ, उसके अंदर डर होना चाहिए। तो एक कोटेशन दिया था कि पहला कदम ही सुरक्षा है, चाहे वो ब्लैकमेलिंग हो, घरेलू हिंसा हो या दहेज प्रथा हो। इसको भी एमपी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया। और सच बता रही हूँ भैया, जितना आनंद मुझे इस समय सोशली काम करने में आया, मैंने अपने आप को झोंक दिया था। मुझे पैसा भी मिल रहा था, पर मुझे आनंद भी मिल रहा था और संतुष्टि भी मिल रही थी। मन का काम कर रही थी मैं एक्चुअली। जो भी कर रहे हैं उससे मतलब खुद ही मोटिवेट हो रहा है, खुद ही मिल रहा, क्या कर सकती हूँ। मैंने महिलाओं का 250 रुपए का इंश्योरेंस करवाया, मैं क्योंकि बाद में जब महिलाएं बीमार होती है वो लगता है घर बिच रहा है, भगवान मैं मर क्यों ना जाऊं। तो आप क्यों कर रहे हो? अभी भी हमारे एरिया में जो इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, वो घर के बेटे और पुरुष का होता है, महिलाएं उसमें बहुत कम इंक्लूड होती है, बल्कि बीमार सबसे ज्यादा वही पड़ती है। फिर एकदम से खर्चा आता है, तो पोस्ट ऑफिस का इंश्योरेंस कराया। मैंने कहा कोई आपका इलाज कराए ना करे, कभी आप बीमार हो तो ये फर्रा लेके पहुंच जाना, आप मरोगी नहीं एटलीस्ट। तो इन सब पे काम किया और अंत में एक लाइन सिखाकर आई थी मैं उनको कि जी याद रख जो, जिन्हीं महिला को है बटुओ भारी, वही कहलाएगी सशक्त नारी। तो तुम समूह से जुड़ो, काम धाम करो, थोड़ा पैसा दमा करने रखो। तो ब्रांड एम्बेसडर बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की थी, और बताते बताते मेघा उन स्मृतियों में खो गई जो उन्होंने समय जिया था।
और पूरे प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। लेकिन साथ साथ एक कंट्रोवर्सी और भी जुड़ गई थी कि फिर आपको उस अभियान से साइड कर दिया गया, शायद आप पॉलिटिक्स में आ गई थी, ये वजह रही होगी। यही वजह थी। तो पॉलिटिक्स में आना कैसे हुआ? पर मुझे क्या लगता है भाई साहब कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनने के नाते ही मैं पब्लिकली सबके पास जा पाई और मुझको भी ग्राउंडली पता चला। तो जो करता है ईश्वर अच्छे के लिए करता है। पॉलिटिकली आना भी इसलिए पड़ा कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से कैबिनेट में ये हुआ था कि दोनों लड़कियों को हम हरियाणा पुलिस की तरह डीएसपी लगाएंगे। अच्छा, चलो डीएसपी नहीं लगाएंगे, इंस्पेक्टर लगाएंगे, कांस्टेबल लगाएंगे, ये भी हो गया था। गवर्नमेंट जॉब की कुछ तो देंगे एटलीस्ट। सब दूर भाग रहे, जा रहे, कर रहे, पूरे कई जगह, एक बार 21 जगह गई मैं एक जगह, और उनके यहाँ वो वाली फाइल ऐसे डस्टबिन के बगल में फेंक दी उनने जॉब वाली फाइल, आपकी फाइल, और उन्हें कप मंगवाया। श्यामला हिल्स पे उनका घर था। बल्कि मैं बड़े बड़े प्रोग्राम कर रही हूँ सेम व्यक्ति के साथ। एक दिन पहले मैं उज्जैन में कार्यक्रम हुआ, मैंने मंच शेयर किया है, बगल में हम दोनों बैठे, और दूसरे दिन मेरे को उनके सेम दफ्तर में जाना है। तो लोग मतलब इतनी उपहास की नजर से देख रहे हैं। कप उठाया, सब लोग हंस रहे हैं, मैं कप की वो चाय पी रही हूँ, और मुझे ना रोना आ रहा था ना। वो मेरे को बैठने के लिए बोल रहे हैं, और सब एक कुटीर और हंसी वाले व्यंग से देख रहे हैं। वो सच में बहुत बुरा लग रहा था उस समय कि क्यों, क्या क्या अचीव किया मैंने, ये इस लायक हूँ मैं। पर मैंने चाय पी। तो वो जो चाय थी वो मेरे ख्याल में मीठी तो नहीं होगी, बहुत कड़वी लगी होगी, और जीवन में शायद इससे कड़वा घूंट आपने कभी नहीं पिया होगा। उसके बाद तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं बाहर आई, मेरे को बहुत भयंकर फुट फुट के रोना आया। ऑटो में बैठी, ऑटो वाला समझ नहीं पा रहा ये रो क्यों रही है। ऐसा रोना है, मतलब निकल रहा, क्या बेइज्जती हो गई मेरे अंदर। इसी व्यक्ति के साथ मैं वहाँ स्टेज पे थी, ये थी वो थी। फिर मैं मेरे गिने चुने लोगों से मिली, उनका मेरे साथ जब ये ऐसा बर्ताव करते होंगे, सोचो भैया ये नॉर्मल बच्चों के साथ ऐसे भगा देते होंगे इनको। सेम मेरे यही वर्ड थे। तो क्या किया जाए, अपन भी आएंगे, अब इसी जगह आएंगे, इसी शामला हिल्स पे आएंगे। शुरुआत ऐसे हुई थी, इसी शामला हिल्स का घर में अम्मा, अब चाहे जो हो जाए, कैसे सेम मैं वैसे कर रही हूँ। तो मुझे पता नहीं था कि इसके रास्ते कैसे होते हैं। फिर पता चला कि 2022 की बात है, 21 जस्ट खत्म हुआ था, 22 शुरू हुआ था। तो फिर मैंने इस फील्ड में आने का अपना मार्ग चुना। मेरे लिए नहीं, कोई भी खिलाड़ी बच्चा ना वैसे रोता हुआ नहीं आना चाहिए। जो डिजर्व करे एटलीस्ट वो तो उसको मिले। जब बच्चे दौड़ते हैं ना, बाल से खड़े हो जाते हैं। अब कोई दौड़ के देखे तो पेट कैसा दुखता है, मसल कैसे दुखते हैं, कैसे गिरते हैं, कैसे पड़ते हैं, लोग समझ ही नहीं पाते यार। यहाँ का गरीब का बच्चा है जो इतना दौड़ पाता है। मैं तो ये कहती हूँ, बड़े घर के बच्चे से किसी से पूछना, कौन ऐसे मतलब उल्टी इतनी स्पीड से दौड़ता है क्या? वो क्यों दौड़ता है? अंत में नौकरी मिल जाएगी, घर की गरीबी भाग जाएगी, यही होता है। अब स्टेडियम में जाके कई बच्चों से पूछना, यही होगा उनका, छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी। मैं भी उनमें से एक हूँ, इसलिए मैं समझ पा रही थी। तो मुझे था कि बस अब चाहे जो हो जाए। अब मुझे नहीं पता था कि रास्ता इतना धैर्यवान होता है, इसमें समय लगेगा, काफी समय लगेगा। तो वहां से मेरी चीज शुरू हुई। मैंने जब कदम रखा तो फिर मुझे हटा दिया गया, ये मुझे पता था। तो आप मुझसे ब्रांड एम्बेसडर का पद छीन सकते हैं, पर मेरे अंदर जो एक्चुअली करने की इच्छा शक्ति है वो तो नहीं छीन सकते ना। और उसके लिए मुझे वो तमगा तो नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि उसने मुझे ब्रांड एम्बेसडर के पद में बहुत कुछ दिया, और उस पद की मैं बहुत गरिमा करती हूँ। शहर से बाहर हो और रिलेटिव के यहाँ पैकेज भेजना है, ड्रॉप जोन है ना। शहर में कहीं से भी अपना पैकेज पिक या ड्रॉप करवाएं। ड्रॉप जोन है ना। ड्रॉप जोन। और मध्य प्रदेश भवन है दिल्ली में, जहाँ पर जब ये सब कुछ सीन चल रहा था, ब्रांड एम्बेसडर से हटा दिया, अलग अलग जगह रास्ते रोके गए, प्रोग्राम्स में सरकार ने बुलाना कम कर दिया। तो वहाँ पर एक फोटो आपकी लगी थी जब आप हैंडलूम की ब्रांड एम्बेसडर थी, हैंडलूम मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम। तो वहाँ जो फोटो लगा था आपका, उसको भी हटाने की बात चली थी, चर्चा चली थी, लेकिन वो अभी भी वहाँ लगा हुआ है। ये मुझे लगता है कुछ बड़े लोगों का दिल होता है, इसलिए ऐसा होता है। मेरा खादी की मैंने जैकेट पहनी है मध्य प्रदेश सरकार की, और मध्य प्रदेश की पहली लड़की माउंट एवरेस्ट क्लाइंबर खादी हमारे मध्य प्रदेश के बाग प्रिंट की जैकेट के साथ इस तरह का कुछ लगा हुआ है, उसमें मेरा फोटो लगा है। तो मध्य प्रदेश भवन जहाँ सारे मध्य प्रदेश के नेताओं का आवक जावक सब कुछ है,
तो बाकी कुछ लोगों को डर लगा, तो उनको लगा ये फोटो हटा दे। तो मध्य प्रदेश के एक मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि नहीं, और बच्ची हमारे यहाँ की गौरव है, फोटो नहीं हटना चाहिए, ये हम गलत करेंगे। तो वो फोटो आज भी लगा है। तो ये उनका भी बड़ा दरिया दिल है। और साथ में एक कंट्रोवर्सी अभी आपके साथ और जुड़ी, मध्य प्रदेश शासन ने जो सबसे बड़ा खिलाड़ियों को मिलने वाला सम्मान है उसमें जोड़ा है पर्वतारोहण को भी। ये एक अच्छी बात भी है क्योंकि एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ बहुत से खेल जुड़े रहते हैं। तो विक्रम अवार्ड मिलना था, आप भी उसकी एक भागीदार थी, पात्र थी, आपने भी फॉर्म भरा था, लेकिन वो कंट्रोवर्सी आधा घंटे पहले, अवार्ड मिलने के पहले रुक गई थी। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अवार्ड में मैं इतना लगती भी नहीं। मेरे को एक लड़की का फोन आया मेरे गांव के पास की, और जी तुम्हें विक्रम अवार्ड नहीं मिल रही हो? अच्छा। नहीं मिल रहे हो, कहीं होगा अवार्ड से, कहीं होगा, तुम्हें नहीं मिल, तुम हमारे लिए नहीं लड़ पाओगे, हमारे लिए कहीं लड़ोगी। अच्छा, सीधे ये बात। बच्चियां ऐसे खटाक शब्द बोलती हैं। मुझे लग गई ये बात। मैं कहा सही तो यार, मैं अपने लिए कह रही हूँ, जान दो यार, तो क्यों जाने दो। मैं जब डिजर्व करती हूँ, जब मैं मध्य प्रदेश की पहली लड़की हूँ, मैंने माउंट एवरेस्ट 5 बजे सबमिट किया, मेरे बाद उन्होंने 10 बजे किया, मैंने चारों पहाड़ उनसे हमेशा पहले किए, किलिमंजारो, माउंट एल्ब्रस, कोजियास्को जो ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट माउंटेन है, ये सब मैंने उनसे पहले किए, और मैं हर चीज में उनसे पहले हूँ। फिर क्यों, किस बेस पे मुझे नहीं दे रहे? तो फिर मैंने लगाया, पर ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था, मेरे अलावा किसी और व्यक्ति ने भी लगा दिया। तो जिस दिन विक्रम अवार्ड लग रहा था उस दिन स्टे लग गया। तो ये लड़ाई है, ये लड़ाई मेरी नहीं है, मध्य प्रदेश की उन सभी लड़कियों की और उन सभी खिलाड़ियों की है जिनके साथ नाइंसाफी होती है। तो बस। तो कंट्रोवर्सी के साथ एक रिश्ता जो है वो मेरे ख्याल में बरकरार है, क्योंकि जब आप लोगों के लिए लड़ते हैं तो लोग ही सामने से आते हैं आपसे लड़ने के लिए कि आप इनके लिए क्यों लड़ रहे हो। पर आपका जो काम है वो बोलता है, और बहुत से लोगों से नज़दीकी एक रिश्ता आपका बनता रहता है। लेकिन एक छोटी सी उम्र में जब पूरी ज़िंदगी लोगों की गुजर जाती है, तब उनके ऊपर कोई बायोपिक बनती है या कोई बुक लिखी जाती है। पर आपके ऊपर एक छोटी सी उम्र में एक बुक लिखी गई, द एवरेस्ट गर्ल, उसके बारे में थोड़ा बताएं कि ये कैसा एक्सपीरियंस था? अचानक से सब कुछ जो घटनाएं घटी 4-5 साल के अंदर अंदर, उसमें ये भी एक पार्ट रहा है लाइफ का। कैसे देखा आपने उस बुक को? तो जो बुक के राइटर उनका नाम है ब्रजेश राजपूत जी। तो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग करते हुए देखा था। वो भी मुख्य रूप से पेशे से पत्रकार थे और किताबें लिखते हैं वो। तो उन्होंने 2014-15 में मुझे पहली दफा देखा था। मैं एनएसएस की वॉलंटियर थी और मैं पीआरडी करके आई थी। फिर उन्होंने मुझे देखा बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में, मैं ऐसी भूत बन के फट कर चल जाती थी। फिर उन्होंने मुझको देखा 2017 में एक छोटी सी नौकरी करते हुए, फिर 17 में माउंट एवरेस्ट की तैयारी करते हुए, फिर 18 में जाते हुए, फिर अनसक्सेसफुल होते हुए, फिर उन्हें रीढ़ की हड्डी वाला देखा, फिर उन्हें जब वो स्टेडियम आते थे हमने भूत की तरह दौड़ते हुए देखा, फिर सबमिट करते हुए देखा, और गांव का मेरा परिवेश जानते थे वो। तो उनके मन में ये आया कि कहानी एक लड़की मेघा की नहीं है जो माउंट एवरेस्ट चढ़ी है, मध्य प्रदेश की न जाने कितनी लड़कियों की है, और उनको ताकत मिलेगी। और उनके घर में उनकी बेटी है जिसका नाम है बुलबुल। तो बोले मैं बुलबुल को मुंह से बोल के तो सुनाता हूँ, पर न जाने कितनी बुलबुल होंगी जिनके उनके पापाओं को एक समय बीत जाने के बाद ये कहानियां सुनानी है। कैसे सुनाएंगे? एक किताब कुछ तो हो। और पहाड़ से ऊंचा क्या, हम सब कहते हैं क्या तुम माउंट एवरेस्ट चढ़ के आए हो? और जो गांव से चढ़ के आई है जिस लड़की के कहीं से कहीं तक ड्रीम नहीं हो सकते, हम ऐसी लड़कियों के लिए लिखे। मैं कहा नहीं सर, मेरे को किताब नहीं लिखवानी, मेरा तो जो हो जाए। मैंने साफ मना कर दिया। टेंशन चल रहा है लाइफ में। वो मेरे घर आए थे दीपावली के टाइम, मैंने उनको मना कर दिया। मैं मस्त गोबर का फेंक के, मतलब ऐसा मेरा तपेला फेंक के आ रही थी उधर से। मेरे घर जब मैं जाती हूँ तो हमारी मम्मी उस हाली भैया को 4 दिन के लिए छुट्टी दे देती है। अच्छा, ये आ गई हाली। मेरे को अच्छा लगता है वैसे तो, क्योंकि पापा बोलते हैं कि था दूध अच्छा लगे तो गोबर से बास नहीं आना चाहिए। तो मुझे कभी नहीं आती गोबर से बदबू, और मुझे चौके में काम करने में बहुत मेरे हालत खराब है। तो मुझे बाहर का काम करवाओ, बर्तन मंजवाओ, झाड़ू दिलवाओ, गोबर फेंकवाओ, मैं खुश। के काम करो। हाँ, टेक्निकल काम मत करो। तो मेरा वैसा था। तो मैं आ रही हूँ, उन्हें देखा, उन्होंने कहा आपकी बेटी के ऊपर किताब लिखना चाहता हूँ। तो मैं मम्मी ने और मैंने भी मना कर दिया। और मैं डाइविंग के लिए गई। तो डाइविंग के लिए गई तो मेरा BCD बुओयेंसी कंट्रोल डिवाइस होता है वो फूट गया। अच्छा। अब इन्होंने ब्रजेश सर ने कहा था जब तुम्हें किताब लिखने के लिए तब परमिशन करना, जब तुम इमरजेंसी में फंस जाओ, जब भी मदद के लिए जरूरत लगेगी तब मुझे बोलना।
तो मुझे लगा जिस भी स्पॉन्सर को फ़ोन करूँगी वो मुझे स्पॉन्सरशिप 3 से 4 दिन में देगा। मुझे याद था कि सर को गरज है मुझसे, मैंने उनको फ़ोन किया, बल्कि मैं कितनी बुद्धू हूँ, मुझे ये सोचना चाहिए मेरी गरज है, मेरी बायोपिक लिखी जाएगी। पर इस नज़रिए से मैंने सोचा ही नहीं कभी, ना मेरे मन में ख्याल आया। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा 40,000 रुपये अर्जेंट चाहिए 1 मिनट के अंदर, कर सकते हो तो बुक लिखने के लिए हाँ। और मैं कहा रॉयल्टी कुछ नहीं चाहिए मुझे, यही चाहिए क्योंकि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मेरा डाइविंग का जो इंस्ट्रक्टर था वो अर्जेंटीना से आया हुआ था और हम समंदर के अंदर थे बीचों बीच, 3 घंटे अंदर। तो उन्होंने कहा ठीक है डन। तो उन्होंने वो पैसा तुरंत प्रो स्कूबा जहाँ डाइविंग का इक्विपमेंट मिलता है पौंडीचेरी, वहाँ भेजा। पौंडीचेरी की उस दुकान पे से एक व्यक्ति खरीद के लाया बाइक से हार्बर जो हमारा बोट जहाँ खड़ी रहती है, वहाँ छोटी नाव आई। छोटी नाव में कैप्टन बैठा और वो BCD लेके बैठा, बुओयेंसी कंट्रोल डिवाइस, काले कलर की ऐसी थी मेरी। उसको लेके 2 घंटे अंदर समंदर के अंदर खूब तेज भगा के वो लोग पहुंचे। हमारी बड़ी नाव वहाँ पे खड़ी हुई थी, हमारा एंकर लगा हुआ था समंदर में। और हमारे पास आधा घंटा बचा था, उसकी पट्टियां वट्टियां जो होती है वो ढीली टाइट करी हमने और हम अंदर गए। मेरी BCD जो फूट गई थी उससे मैं मरते मरते बची थी। मेरे को नई फ्रेश BCD चाहिए थी। वो पुरानी इक्विपमेंट थे जो मैंने बताया ना, एवरेस्ट का आप जिक्र कर रहे थे, कभी भी धोखा दे सकते हैं। तो वो वैसे ही हुआ था, डाइविंग का इक्विपमेंट मैंने सोचा था क्यों पैसे लगाओ, तो वो फूट गया था। तो तुरंत फ्रेश हम लेकर गए, मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड उस BCD से कंप्लीट हुआ। मैं बोट पर आई और मेरा उनका एक एहसान मेरे को याद रह गया। उसके बाद मैंने आज तक उनसे कोई राशि नहीं ली और मैंने डन किया। जब मैं पौंडीचेरी से वापस आई तो उसके बाद हमारी किताब लिखना प्रारंभ हुई। मुझे उनका किताब लिखने का पैटर्न बहुत अच्छा लगा। बोले अब तुम पीछे चली जाओ, तुम्हारा जन्म हुआ है गांव भोजनगर में, तो तुम्हारे जन्म के टाइम मम्मी बताती होंगी ना कि पापा को कैसा किससे बोलते थे, क्या बोलते थे। उनने वो पकड़ा पहले ताकि मेरा परिवेश और मेरे घर समझे। फिर उन्होंने महीने वाइज, महीने में भी मान लो जनवरी है तो जनवरी में क्या होता है तुम्हारे गाँव में, क्या बातें होती है। एक किताब को लिखने में 2 साल का टाइम लगता है। मुझे तब पता चला कितनी टाइम होती है, रिकॉर्डिंग होती है बहुत सारी, उस रिकॉर्डिंग को रफ लिखा जाता है, रफ का फिर एक रफ निकलता है और उस रफ का फिर साथ शेयर किया जाता है फिर फेर था। तो मेरी मम्मी का ओबेरी का ऑपरेशन हुआ था, वे अस्पताल में थी। सर उनसे कहा कि अब मैं आपकी माताजी से मिलने आना चाहता हूँ। कहा जाइए सर। तो वो आए पर किताब लेके साथ आ गए। बोले किताब में ये चीजें बड़ी अच्छी हैं, अपन ये रखेंगे ऐसे से। मैंने कहा सर फोन देखो, फोन नहीं देख रहे, समझ नहीं पा रहे। मैं बोले सर फोन देखो, और मेरी मम्मी को लगे किताब में ये सब होगा, हमारे आधे रिश्तेदारों से रिश्तेदारी खराब हो जाएंगी, मेरी मम्मी का BP वहाँ शूट हो रहा है। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मुझे किताब लिखवानी नहीं है। अब आप सोचो किताब आधी लिख चुकी है और किताब नहीं लिखवानी है, कैसा टाइम होगा। तो किताब भी माउंट एवरेस्ट से कम नहीं होती है। फिर उनकी वाइफ ने मुझे फोन किया, फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत मेहनत की है, अपन किताब कंटिन्यू करते हैं। मैंने कहा मैडम एक्चुअली सिचुएशन ऐसी थी और सर उस दिन समझ नहीं पा रहे थे। फिर हमने किताब प्रारंभ करी और फिर भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल में हमारी बुक लॉन्च हुई। फिर दिल्ली का सबसे वर्ल्ड बुक फेस्ट है, वहाँ हमारी बुक लॉन्च हुई और खूब इसकी प्रतियां बिकी। कई बच्चियों के पिताजी ने अपनी बच्चियों को उपहार में दी। तो द एवरेस्ट गर्ल की जर्नी भोजनगर से लेके एवरेस्ट तक की है। तो कहते हैं ना कि जिसको ईश्वर का आशीर्वाद हो वो जीवन में कभी भी नाकामयाब नहीं होता, सफलता उसे मिलती ही रहती है। और ऐसी ही सफलता मेघा के साथ भी जुड़ी हुई थी। जैसा उनको एक बुक लिखने का भी अवसर मिला और ब्रजेश राजपूत जी जो हमारे प्रदेश के एक बहुत ही सशक्त पत्रकार हैं, एक अच्छे राइटर भी हैं, उनके द्वारा वो बुक लिखी गई। और जैसा बताया मेघा ने कि 2 साल का समय उस बुक को लिखने में लगा था। तो उस बुक के बाद और यहाँ तक की जर्नी जो ऊपर नीचे उतार चढ़ाव चलते रहे थे वो सामने आती रही और स्कूबा डाइविंग के बाद बीच में आ गई। तो ये एक और रिकॉर्ड 147 मीटर जमीन से नीचे और वहाँ भी जाको राके साइयां मार सके न कोई वाली स्थिति आई। तो वो स्कूबा डाइविंग का विचार कैसे मन में आ गया? एक तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गए आप, उसके बाद जमीन में सबसे नीचे, पानी में सबसे नीचे जा रहे हैं। तो ये विचार क्यों आया और कैसे आया? क्योंकि क्यों भी आना चाहिए ना। मुझे लगता है कि वो रॉक स्टार में एक डायलॉग है ना, दिल टूटना जरूरी है। तो जब भी गुजरे वो मेरे श्रीमान है और उस समय वो मेरे जीवन में थे और हमारी बहुत भयंकर झगड़ा हुआ। तो मुझे एट द एंड ये समझ में आया कि हम दुनिया में किसी से प्यार करें उससे पहले जरूरी है हमें खुद से प्यार करना जरूरी है। हम अपने आप से प्यार करेंगे ना, लोग आपसे अपने आप प्यार करेंगे। तो ये लाइन मुझे तब समझ में आई और उसके बाद मेरे को लगा कि मैं और भी चीजें कर सकती हूँ। तो मैं फिर मैंने अपने जीवन के पूरा कोविड
पूरा कोविड हम्म। मेरा समंदर के बीच में गुजरा है। समंदर देवता ने मुझे खूब अपना आश्रय दिया, कोविड से भी बचाया, खूब समंदर में डुबकियां लगवाई। हम्म। अभी आप जो यंग जनरेशन है उन्हें ट्रेनिंग कराती हैं, चाहे वो पर्वतारोहण की ट्रेनिंग हो या एडवेंचर स्पोर्ट्स में जो भी जाना चाहता है उन्हें ट्रेनिंग कराती है। तो अब ये एक नया जीवन में पार्ट कैसे जुड़ गया, क्योंकि इतनी व्यस्तताओं के बाद वो जो पैशन है वो अब इस तरह से परिलक्षित हो रहा है? मुझे क्या लगता है भैया कि दो तरह की चीजें होती है। मैं इसमें बछेंद्री पाल जी को बहुत मानती हूँ। आज भी हम बछेंद्री पाल जी को बछेंद्री पाल जी के अलावा इसलिए ज्यादा मानते हैं कि उन्होंने संतोष यादव दिए, उन्होंने अरुणिमा सिन्हा दी, उन्होंने टाटा स्टील को अपना जीवन दिया, एडवेंचर स्पोर्ट्स को, हेमंत जी जैसे बहुत सारे लोग दिए। तो मैं उनको इसलिए ज्यादा आइडियल मानती हूँ कि इन सब हम बहुत प्रसिद्धि वाले एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं ना, तो हमारे अंदर भी कुछ चीजें हो जाती है कि हम सोचते हैं कि ये एक लाइन है सीधी, हमारे बगल में कोई लाइन खड़ी होगी तो हम उसको पोंछ देते हैं, लाइन बड़ी होनी चाहिए वरना मेरी लाइन छोटी हो जाएगी। मुझे लगता है कि वो लाइन बड़ी करनी चाहिए, वो बड़ी वाली लाइन ना आपका जिक्र हर जगह करेगी। तो मेरा ये कब आया, जैसे ही मेरे तो जब मैं 29 वर्ष की थी तब 28 वर्ष की तब मुझे रियलाइज हो गया मेरा डन, आई एम डन, मेरा हो गया, मैं फुल संतुष्ट हूँ। मुझे अब क्यों मैं 34 लाख रुपए लगा के अंटार्कटिका का पहाड़ चढ़ूंगी, इससे जब मैं किसी जगह तालाब खुदवाऊं या किसी और को भेजूं, तब मेरे जीवन की चीजें बढ़ी। तो मेरी कुछ स्टूडेंट, एक अंजना है जो कि सतना की है, उसने एल्ब्रस चढ़ा है, गुंजन कुमारी है जो बिहार की, उसने किलिमंजारो चढ़ा है, अमन गौर है सबसे यंगेस्ट क्लाइमर है मध्य प्रदेश का, 15 साल की उम्र में किलिमंजारो गया, 48 ईयर्स की जो वो ज्योति जी ना, वो तो 53 ईयर्स की है, उनका नाम याद है, सीमा जी, उनको मैंने क्लाइम करवाया। भारत के पहले शिशु रोग विशेषज्ञ जय जी, उनको मैंने किलिमंजारो भेजा। एक हमारे यहाँ के शोभित जी हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का पहाड़ चढ़ा। फिर ज्योति रात्रे जी मेरे जीवन में आई, उन्होंने कहा कि मैं ओल्डेस्ट वुमन हूँ, कैसे ट्रेनिंग करूँ, तो मैंने उनको बताया। उनको भी बहुत लोगों ने मिसगाइड किया, मैंने बस उनको ट्रेनिंग का पैटर्न बताया कि आपको ये करना है, बाकी उनकी मेहनत है, मेहनत उनकी, पैसा उनका, पहाड़ का लक्ष्य उनका, वो है। एक याशी जैन है छत्तीसगढ़ की, उनको मैंने ट्रेन किया। अभी एक किट्टू सरब टाक है, भारत की पहली ट्रांसजेंडर है, वो मैं उनको ट्रेन कर रही हूँ। तो ये ऐसे हीरे हैं जिनको बस मैं बता रही हूँ कि आप ऐसे चढ़ लो। उसके पीछे एक ही लक्ष्य है कि मेरे को किसी की लाइन कभी कट नहीं करनी, किसी को बढ़ते हुए रोकना नहीं है। जैसे आप तो क्रिकेट को इतने करीब से देखते हैं, तो अब आप बताओ, कपिल देव के बाद सौरव गांगुली आना ही था। यदि कपिल देव सौरव गांगुली को बढ़ाने के लिए थोड़ा पुश कर देंगे तो अच्छा होगा ना। सौरभ गांगुली के बाद राहुल द्रविड़ आएंगे, राहुल द्रविड़ के बाद धोनी आएंगे, धोनी के बाद विराट कोहली आएगा ही, सो ये सब आएंगे। अब उनको थोड़ा सा पुश और कर दो तो हाँ, उनकी प्रसिद्धि ईश्वर उनको देगा ही। तो बस अभी वही रोल में मैं कोच के रूप में हूँ कि और ढेर सारे बच्चे निकले अलग अलग। मेरा माउंट एवरेस्ट चढ़ा है बर्फ वाला, सबका अलग अलग एवरेस्ट होगा, किसी का बर्फ वाला होगा, किसी का कुछ होगा। ईश्वर यदि मुझे अब क्षमता दे रहा है कि मैं शब्दों से उनकी मदद कर सकूं तो मैं कर दूंगी। तो आप इतना सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहती हैं, और हमारे चैनल के माध्यम से यदि जो लोग चाहते हैं आपके साथ कांटेक्ट करना, तो वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? आपके चैनल के जरिए कर सकते हैं। आप इस चैनल में जो मेरा वीडियो होगा उसके नीचे ढेर सारे कमेंट करिएगा, तो उन कमेंट के हम रिप्लाई करेंगे। और आप सेम इसी चैनल का जो वीडियो आएगा तो आप इंस्टाग्राम पे ढेर सारे मैसेज कीजिएगा। मैं प्रॉमिस करती हूँ जितने भी मैसेजेस आएंगे टीम मुझे भेजेगी और उन सभी जवाबों को हम भेजेंगे। बाकी यदि हम कोलैब करेंगे तो मेरा मेघा परमार एवरेस्टर के नाम से है, आप मुझे सोशल मीडिया पे वहाँ ढूंढ सकते हैं। अभी आपने बछेंद्री पाल जी का जिक्र किया, 1984 में देश की पहली महिला जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा था, उनके साथ मुलाकात कभी हुई, और यदि मुलाकात हुई है तो क्या बातें हुई, कितना इंस्पिरेशन मिला, कितना कुछ सीखने को मिला? मेरा मन है, मतलब मैंने उन्हें दूर से देखा है, मेरा मन है कि पता नहीं क्यों अभी सहयोग ऐसा होता है ना, कभी कभी वो हो नहीं पाता। मैं उनको पकड़ के उनके पैर पकड़ना चाहती हूँ सबसे पहले तो। वो सच में लेजेंड है वो महिला, उन्होंने देश की महिलाओं को पहाड़ से ऊंचा सोचने की भी क्षमताएं दी है। बिल्कुल, देश की महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल भी वे हैं, और आज भी वे जो यंग जनरेशन है स्पेशली वुमेन्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं कि आप एडवेंचर स्पोर्ट्स में जाएं या किसी भी जगह पर जाएं, और जहां भी वे किसी प्रोग्राम में जाती हैं तो
उनका एक ऑरा है वो अलग ही होता है, और ऐसा ही ऑरा मध्य प्रदेश की मेघा वर्मा का भी है। मेघा, भोजपुर क्लब, जब आप समिट पर जा रही थी उसके पहले की भी बहुत सी कहानियां हैं, काफी समय भोजपुर क्लब ने दिया। सिंहदेव साहब की बात करें, ये सिंहदेव साहब हुए या जी सतीश कुमार हुए जो फिटनेस एक्सपर्ट हैं, या और भी लोग हैं, तो भोजपुर क्लब का भी आपके इस अचीवमेंट में बहुत सारा रोल रहा है, और आज भी वो रोल है। प्रोग्राम्स में भी आपको बुलाते हैं, और साथ ही साथ काफी सुविधाएं भी आपको उपलब्ध कराई, उनके लिए क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है मेरे लिए नहीं, उन्होंने मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए और मध्य प्रदेश के खेलों के लिए बहुत कुछ किया है। एक प्राइवेट जगह होने के बावजूद हम सरकार पर डिपेंड होता है। हम कहते हैं ना कोई प्राइवेट वाला क्यों नहीं करता। एक्चुअली उन्होंने प्राइवेट जगह को सरकारी जगह देके, बिल्कुल सरकार की तरह बड़ा दिल देके दिए। कितने खिलाड़ी हैं जिनको वो इक्विपमेंट देते हैं। मेरे को याद है, मैंने पहली बार मेरे जीवन में प्यूमा की चप्पल, उनके प्यूमा की चप्पल मैं कई दफा तो देखती थी, प्यूमा की चप्पल दिलवाई मुझे। और उसके बाद ऐसी जगह पे ट्रेनिंग जहाँ आपको मंथली ट्रेनिंग करने के लिए 25,000 रुपए लगते हैं, उस ओरा में सिर्फ मैंने माउंट एवरेस्ट समिट किया, इसलिए उन्होंने लाइफ टाइम मेंबरशिप दी। किसी भी जगह कुछ भी आप कर सकते हैं। मेरे अलावा मेरे कुछ और स्टूडेंट थे, उन लोगों ने उनको भी खुले मन से पूरी ट्रेनिंग और वो सब कुछ दिया। मुझे लगता है कि भोजपुर क्लब केवल एक क्लब नहीं है, वो खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ खुले मन से मदद होती है, और मदद होके वो निकल भी जाते हैं, बताते भी नहीं है एहसान। तो मैं सिंहदेव जी का और सतीश जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो खिलाड़ियों के लिए इतना कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, बहुत। और भोजपुर क्लब के साथ साथ कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके साथ जुड़ी हैं, आपकी फैमिली के साथ। बेटी तो एवरेस्ट पर चढ़ गई, कभी मदर फादर को किसी पहाड़ी पर ले गई आपकी, चलिए यहाँ पे चल के देखते हैं? या मन है कभी ऐसा? पापा तो निकलते ही नहीं है। मम्मी वैष्णो देवी गई है, बस उनको घूमने का शौक है, तो मैंने उनको तिरुपति लेके गई, वैष्णो देवी लेके गई। उनको बच्चा बनते हुए एक्चुअली मैंने देखा। मेरी मम्मी ने पहली बार समंदर दिखा, पहली बार वैष्णो देवी जाके पर्वत को इमेजिन किया ऐसा होता है। और मैंने डील डन करी थी, मैं कहा मैं आपके बैग नहीं उठाऊंगी। अच्छा। आप लोगों को कंधे वाला जो कॉलेज वाला झोला होता है वो रख लेना, ताकि उनको भी फील हो कॉन्फिडेंस, वरना वो डिपेंडेंसी वाला फील हो जाता है। उनके टूथब्रश उनके बैग में होंगे, मैं नहीं दूंगी पेस्ट, तो उनको मैंने अपना सामान बड़ी बना के लेके गई। एक्चुअली वो बड़ी बन के गई, उनके जूते और वो, फिर उनमें जो कॉन्फिडेंस था वो मैं फील कर पा रही थी। भले ही साड़ी पहनी है पर पीछे अपना झोला टंगा, उसकी बद्दी वो पकड़ी हुई है। पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा चले, फिर बोलते गाड़ी से चल सकते क्या, हम थोड़ा गाड़ी ली वैष्णो देवी पे, फिर गाड़ी ने आधी दूर पे रोक दी, फिर हमने कहा पैदल चलते हैं। तो बैठते उठते हम लोग पहुंचे वहां, उन्हें दर्शन किए, उनको खुद के ऊपर फील हुआ यार। हम लोग जब तिरुपति रामेश्वरम गए तो मेरी माँ ने पहली बार समंदर देखा, तो मैंने उनको जो बाल खोल के समुद्र में ऐसे उन्हें शायद टीवी में देखा हुआ हीरोइनों को ये भी कर ले। मैंने उनको करते हुए देखा, तो मैं कुछ पल तो मतलब ऐसे देखती रह गई कि मैं कुछ नहीं करती, मैं उनको शूट करती रह गई। मेरे पिताजी भोपाल भी आते थे, अस्पताल में रात के टाइम दिखाने जाते हैं। मुझे नहीं पता उनको शहरी लोगों से इतना भय क्यों है। उनको दीवर ने, यहाँ पे हमारे यहाँ एक सांप होता है जिसकी हवा से वो जगह सड़ जाती है, तो उनको दीवर ने फसल काटते टाइम ऐसा कर दिया था, बट उनका घाव बढ़ता जा रहा था, वो ठीक ही नहीं हो रहा था। मैं अंत में उनको भोपाल आई तो बोले हमारे दिन में मत ले जाओ, तो उनको भोपाल में दिन में घबराहट होती है, महानगरी बाहर शहर में, बड़े शहरों में। सीहोर भी वो तब जाते जब वहाँ ट्राली बेचनी होती है, राशन लेने जानी होती है। उनका गाँव, उनका छोटा बहुत कस्बे के पास बिल्किसगंज झागरिया है, वो बाजार बस। पर वो मैंने लाख कहा तो भी वो रात वाले डॉक्टर के पास गए, दिन वाले डॉक्टर के पास नहीं गए। और 3 से 4 दिन वो मेरे पास रहे यहाँ पे, और मैं स्कूल चली जाती थी जॉब करने के लिए। मैं जब घर आती थी, मैं मेरे पिताजी को मतलब इतना मासूम देखती थी, कौन अपनी लड़की के सूखे हुए कपड़े घड़ी करके रखता है, वो काम मेरे पापा ने कभी नहीं किया। घड़ी करके रखी, सब्जी काट के रखी। तो मुझे एक चीज फील हुई कि मेरे पापा से गाँव छीन लिया ना तो उनकी आत्मा छिन जाएगी। मैंने शहर में 3 दिन में उनको महसूस किया ये। तो वो गांव में बहुत खुश रहते हैं और उसी ओरा में वो बहुत खुश है। तो कोशिश करूंगी कि मैं कभी उनको बाहर ले जाऊं, यही बहाना कर दूंगी चलो तीरथ करने चले अपन। इस बहाने निकल गए तो निकल गए, वरना वो निकलते नहीं है। तो अभी जो इतना बड़ा ओरा आपका बन चुका है, पेरेंट्स जैसा आपने बताया कि ट्रॉली लेकर जब वो बाजार में जाते हैं वो अपनी फसल बेचने के लिए, तब जब लोग बोलते हैं कि मेघा के पापा आ गए,
बताते हैं आके कि आज ऐसा वो तो हुआ? शर्मा जाते हैं और हाँ हाँ मारी चोरी, हाँ हाँ मारी चोरी। मुझे समझ नहीं आता भैया, खुल के बोलो मारी चोरी है। वो मेरे पिताजी को जब बोलते हैं ना लोग आपकी चोरी है, वो और मुंडी नीचे कर लेते हैं, हाँ मारी चोरी है। तो ये बातें मम्मी बताती हैं या वो खुद बताते हैं कि अब तेरे कारण ये भी हो गया कि तो उनको स्टेज पे लेके जाती हूँ ना, स्टेज पे वो शर्मा शर्मा जाते हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती, तो मैं उनकी मासूमियत पे ही वो हो जाती हूँ कि क्या मेरे पापा। तो प्रदेश में जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें मुख्यमंत्री जी भी रहते हैं और बाकी बड़े लोग भी रहते हैं, बड़े बड़े कलाकारों के साथ आप मंच शेयर करती हैं, तब कभी पेरेंट्स वहाँ पहुंचे हैं? सिर्फ वीडियो फोटो देखते हैं, कभी आते नहीं नहीं? आते। भाई छोरी तू जाए नहीं, हमारे लिए काफी है, हाँ। हमें मत ले जा, हाँ। हमें मत ले जा। हाँ। उनको मैं 1-2 बार तो मैंने कार भेज दी है बकायदा ड्राइवर के साथ कि बस इनको ले आओ। उन्होंने ड्राइवर को रोटी सब्जी रख के भेज दी कि इसको दाल बाटी खिला देना मेघा को, पर वो खुद बैठ के नहीं आए। ऐसा मम्मी का क्या रवैया रहता है कि वो पिताजी की बिना अनुमति के वो भी नहीं निकलेंगे, वो ऐसा ही रहता है क्या? वो ऐसे ही या रहता है। वो बोलती हैं कि मैं तो आना चाह रही थी? नहीं नहीं नहीं, वो भी नहीं आती। अच्छा, वो भी मना कर देती वो है। भी मना कर तो देती। क्या वजह रहती है ऐसा कि शर्म हम्म, शर्म आती है उनको, पता नहीं कौन सी शर्म आती है, पर उनको बहुत शर्म आती है। तो आपने उनसे कभी इस तरह का बताया कि भाई अब थोड़ा थोड़ा आप भी निकलो, दुनिया देखो, क्या अपना मैं खेत घर मैं एक किस्सा बताती हूँ आपको। हमारे यहाँ इंद्रजीत भैया एक स्पोर्ट्स मैगजीन का प्रोग्राम करते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स टाइम्स के मैंने संपादक बड़ी हैं। मुश्किल से मेरे पापा मम्मी को पहली बार में लेकर आई थी। अब स्पोर्ट्स लेते तो कैमरे सामने लगे ना, वो पीछे बीट करके लेना चाहते हैं, हाँ। वो सामने दिखना ही नहीं चाहते हैं। उनको बोला सामने देखा, नहीं नहीं आप तो ऐसे ही दे दो। अब आप बताओ, जो दे रहे हैं ना उनके सामने उनने चेहरा कर लिया, पर जो सामने ऑडियंस बैठी है और कैमरे हैं उनने उनकी तरफ चेहरा ही नहीं किया। तो मेरे पास मेरे मम्मी पापा का स्टेज का एक फोटो नहीं है कि वो साथ में खड़े हो, उसमें भी उन दोनों की पीठ खड़ी। नहीं 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 हमें सामने नहीं होना, सामना नहीं होना। अब वहां पे मैं बोल भी रही, हाथ भी कर रही, नहीं सुन रहे वो मेरी। मतलब अब कुछ नहीं सुनना, जो हमें जो करना हम वो करेंगे, आपको जो करना वो करें। और जो आपका गांव का परिवेश है, वहाँ के जो बुजुर्ग हैं जो देखा करते थे ये छोटी बच्ची फ्रॉक में दौड़ रही है, फिर उसके बाद लोअर टी शर्ट में ग्राउंड पर जा रही है, अब उनके साथ जब बैठकर बातचीत होती है मेघा की, तो क्या कुछ बातचीत होती है? उन लोगों को मुझसे बहुत आशाएं हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई छोरी दुनिया के भी समझे, गांव के भी समझे, कहीं तो करेगी या अब और भी करना कहीं करेगी। मतलब उनकी बातें अब ऐसी निकलती है कि भगवान ने बेटा भूल जाए मत, थारे गांव शहर दुनिया इसलिए दिख रही, थार से कहीं करवानो चाह रही है। देख तूने गांव भी देख लियो, तूने सिटी भी देख ली, था दुनिया भी दिखा दी उन्होंने। तो मुझे उनकी बात ना भैया कभी कभी फील होती है, यार क्यों करवा रहा है ईश्वर मेरे साथ, कुछ तो रीजन है। तो उनको गर्व भी होता है, और वो मैं अपनी जड़ों से इतनी जुड़ी हुई भी हूँ। मेरे को मेरा बरगद की पेड़ की तरह मेरी जड़ें बहुत प्यारी है। कभी वो लोग बोलते हैं कि जब तुम छोटी थी इधर उधर जाती थी तो हम लोग आपके फादर को ऐसा ऐसा बोला करते थे? कभी मजाक में भी नहीं, आप तो जो कुछ है हमारे बेटी, हमारे भोजनगर का गौरव है। तो अब जब वहाँ लोग पहुँचते हैं, मीडिया वाले पहुँचते हैं, तो वो जो गांव के लोग हैं, बड़े बुजुर्ग जो हैं और जो महिलाएं हैं, वो इंटरव्यू खुश होके बाइट देती हैं। हाँ। इतना इतना मुंह ढक लेती हैं, हाँ। और खूब खुश होके मीडिया बाइट देती हैं। उनकी बच्चियों को खड़ा कर देती हैं, जीजी के बारे में बोल, जीजी के बारे में बोल। हाँ। तो ऐसे करती है। मेरे गांव का नाम भोजनगर से मेरे नाम पे रखा जा रहा था। अच्छा, पर मुझे मेरे गांव का नाम भोजनगर ही बहुत अच्छा लगता है, तो वो आज भी भोजनगर के नाम से ही है। तो मेघा, इतना सब कुछ अचीवमेंट हो गया, अब जो बिजी हो गई आप एज ए गेस्ट, बहुत से प्रोग्राम में पूरे अलग अलग हमने सोशल मीडिया पे देखा, IITs IIM या बड़े संस्थान है वो भी आपको बुलाते हैं, तो वहाँ जाकर क्या फीलिंग्स होती हैं? क्योंकि वो एक हमारे देश का बड़ा ब्रेन है जो आगे हमारे देश को तरक्की में बहुत योगदान देता है, तो वहाँ जाकर क्या कुछ फीलिंग्स होती हैं, क्या कुछ सीखते हैं और क्या कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं? उनको जो पता है वो मुझे नहीं पता है, और मुझे जो पता है वो उनको नहीं पता है। अच्छा अच्छा। तो ये मुझे फील होता है वहाँ पे। और प्रशासन अकादमी में भी हमने देखा है आपको काफ़ी लेक्चर्स के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पर काफ़ी जो हमारे प्रदेश के जो ट्रेनीज हैं, जो बड़े ऑफिसर्स हैं, जो आकर बड़े पदों पर आते हैं, तो उनके साथ का जो रिएक्शन या
आपस में बातचीत रहती है वो कैसी रहती है? वो मेरे लिए एक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि मध्य प्रदेश के जितने भी डीएसपी या एसडीएम जितने भी ट्रेनिंग होती है, मैं उनके पास जब जाती हूँ, क्योंकि वो लोग ट्रैक पे जाने वाले होते हैं उससे पहले, और उनको गांव का परिवेश, एवरेस्ट, माउंट, मतलब जितने भी एक्सपीडिशंस होते हैं उनका एक्सपीरियंस, डाइविंग, ये सब मुझे बताना होता है। सो ये सब जब कम्युनिकेशन होता है तो मुझे लगता है कि ये बहुत जिम्मेदारी ये है, क्योंकि इनके पास कई दफा बड़ा बड़ा जिला रहेगा, बहुत बड़ी क्षमता, बहुत सारी चीजें, इनको सही चीजें होनी चाहिए ताकि ये बहुत कुछ बदलाव कर सके, पॉलिसी बना सके, इन मतलब लेकर आ सके। सो उस समय मैं अपने आप को बहुत जिम्मेदारी के रूप में वहाँ प्रस्तुत करती हूँ, बैठती हूँ। और जीवन में अच्छा क्या लगता है, क्या कुछ पसंद है मेघा परमार को? तो खाना मम्मी के हाथ की वही चूल्हे वाली रोटी और सब्जी, या कुछ स्पेशल, जैसे गुजिया का आपने जिक्र किया था अभी कि प्रसाद सर के घर से उनकी जो वाइफ है वो गुजिया भेजा करती है। हर चीज जो घर पे बनती हो, मुझे मार्केट का पिज्जा बर्गर कुछ पसंद नहीं है, रत्ती सा पसंद नहीं है, पर आपके घर का खाना होगा तो मैं आ जाऊंगी, आप मुझे आमंत्रित करोगे। मेरे को नए नए घर के खाने के टेस्ट बहुत पसंद है, कोई बार मुझे बुला तो ले। अचार, नए नए घर के अचार, रोटी, सब्जी, पापड़, हर एक के घर का अलग अलग स्वाद होता है, क्योंकि तो मुझे वो पसंद है, घर का खाना। घर के खाने में भी कुछ नहीं, चावल नहीं, सिंपल रोटी सब्जी। तो दर्शकों, मैं तो अभी से आपको इनविटेशन दे रहा हूँ, मैं बता भी रहा हूँ दर्शकों को, और सबसे पहले मेरे घर वालों को बता रहा हूँ, वाइफ को बता रहा हूँ, मेरी वाइफ भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो अब जो इनविटेशन मैं यहाँ इनको देकर देने आया हूँ या दे रहा हूँ, सबसे पहले मेरे घर ही आएंगी मेघा परमार, और जो लोग भी मेघा को अपने घर बुलाना चाहते हैं, अपने प्रोग्राम्स में बुलाना चाहते हैं, तो उन्होंने अपनी जो खुशी है वो बता दी कि किस बात से उन्हें खुशी होती है। अच्छा भोजन उन्हें पसंद है, घर का भोजन उन्हें पसंद है, और अलग अलग जो व्यंजन है, अलग अलग वेराइटीज़ है। हमारे देश में कहा जाता है कि हर 10 कोस के बाद पानी बदल जाता है, खाना बदल जाता है। तो हमारे चैनल के माध्यम से अब बहुत से लोग आपको इनवाइट करेंगे, अब देखते हैं आपके पास कितना समय रहता है। और गुस्सा मेघा परमार को कभी आता है, या कभी कभी किन बातों को लेकर आता है? कोई बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी बात, बड़ी बड़ी बातों में बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। अच्छा अच्छा। तब तो बिल्कुल मैं शांत रहती हूँ। छोटी छोटी बात पे आता है कि छोटी छोटी बात, मतलब आपने मुझसे प्रॉमिस किया और आपने निभाया नहीं, तो मुझे बस ये बात बुरी लगेगी कि मुझे रिपीट मत करने के लिए बोलो। जैसे पापा से कभी गुस्सा करती थी तो ये बोलती थी, तुमने हमारे से बोली थी तब फिर हम लाया क्यों नहीं, बस यही मेरा गुस्सा होता था, इसके अलावा कुछ नहीं। मम्मी ने बोला कि ये बना दूंगी और नहीं बनाया, तुमने बनाए क्यों नहीं, अब भी बनाओ, ये मेरा गुस्सा था। बाद में भी अभी भी यही गुस्सा है कभी कभी किसी चीज के लिए, आपने बोला था तो आप लाए क्यों नहीं, इसके अलावा कोई गुस्सा नहीं। तो ये गुस्सा केवल मदर फादर पे ही चलता है या सारी दुनिया के लिए यही है? सबके लिए। एक लकड़ी प्रॉमिस किया तो निभाओ। अच्छा अच्छा। या तो फिर बता दो कि मेरे मन में एक बच्चा रहता है जो इमेजिनेशन कर लेता है, जैसे पापा आज ऑफिस से आएंगे, बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, टॉफी लेकर आएंगे, पापा ने प्रॉमिस किया और नहीं लाएंगे तो उसका दिल कैसे टूट जाता है। तो मुझको लगता है झूठ बुद्धू मत बनाओ, या तो मुझको क्लियर बोल दो नहीं होगा, या क्लियर बोलो कि हाँ डन, बुद्धू मत बनाओ बस। और प्रेरणा लाइफ में कैसे मिलती है आपको? क्योंकि एक प्रेरणा आपने शुरू में ली थी, आपके पेरेंट्स ने प्रेरित किया था कि जो करना करो, हम आपको समय दे रहे हैं, और फिर आपने भले ही फर्स्ट टाइम पे नहीं किया लेकिन सेकंड टाइम में वो काम किया जो मध्य प्रदेश में आपके पहले किसी ने नहीं किया था। तो प्रेरणा कैसे मिलती है? मेरे को नहीं पता ये, मुझे सच में इसका जवाब नहीं पता। मतलब आपका जो पूरा वो है, पूरा ईश्वरीय देन एक तरह से आप मानते हैं कि जो कुछ करा रहा है वो ईश्वर करा। मतलब टाइम पे मुझे लगता है मैं क्या कर रही हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्यों हूँ, किस लिए हूँ, कुछ तो करूँ, मैं कुछ तो करूँ, कुछ में से कुछ ना कुछ करा देता है बस। चलिए, बहुत अच्छी बातें हमने मध्य प्रदेश की पहली एवरेस्ट पर पहुंचने वाली जो बेटी है मेघा परमार, उनसे की, और कोशिश की कि उनके अंदर जो भी बातें हैं वो आप तक पहुंचे। क्योंकि आज देश में अलग अलग जगह बड़े बड़े मंच पर मेघा को बुलाया जाता है उनकी उपलब्धि के कारण, और साथ ही साथ बहुत ही साफगोई के साथ वे अपनी बात कहती हैं। जो बात उन्हें लगती है कि ये कहना चाहिए, तो उसके लिए फिर कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई मंच बड़ा हो, जगह कैसी भी हो, वो अपनी बात को ज़रूर कहती हैं। और जैसा उन्होंने बताया कि गुस्सा भी उन्हें आता है, लेकिन किन बातों पर गुस्सा आता है, यदि आपने उनसे कोई बात के लिए कहा है या कोई प्रॉमिस किया है, तो आप उसे
अवश्य पूरा करें, या उन्हें पहले बता दें कि भाई ये काम हम नहीं कर पाएंगे। तो चलते चलते एक मैसेज पूरे हमारे चैनल के माध्यम से जो भी हमारे दर्शक हैं उनके लिए। तो दर्शकों, इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसे तुम्हें और भी सुंदर बनाने के लिए भेजा है। भेजा किसने? ऐसे सवालों पे अपना समय बर्बाद मत करना। हम सबके पास एक सीमित समय है। हर दिन कुछ नया सीखना, नया समझना, खुल के खाना, खुल के गाना, खुल के नाचना, और जो अच्छा लगे वो करते जाना। और एक चीज हमेशा याद रखना, मैंने मेरा पहाड़ चढ़ा है जो बर्फ वाला था। आप अपना पहाड़ चुनिएगा जो आपका है और उसको फतेह कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मेगा स्पोर्ट्स मिरर 1 से बात करने के लिए। और हमारे देश के एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं और साथ ही साथ कवि हैं, मध्य प्रदेश से भी, जिनका एक बहुत बड़ा नाता रहा है। और उनकी 2 लाइनें हैं जो ऐसी लाइनें हैं जो जीवन में जो भी सुनता है वो शायद अपने ऊपर उसे ज़रूर रखने की कोशिश करता है। ये हैं दुष्यंत कुमार जी, जिनकी किताबें यदि आप पढ़ेंगे, उनकी जो लिखी हुई रचनाएं पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना जोश उनके अंदर था। उनकी 2 लाइनों के साथ मैं इस प्रोग्राम को यहीं पर विराम दूंगा कि उन्होंने एक जगह लिखा है उनकी 2 लाइनों में कि कैसे आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। तो ऐसा ही एक पत्थर मेघा परमार ने उछाला था, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंची, मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात रही। और अब जो उनका जीवन है वो एक इंस्ट्रक्टर के रूप में आगे बढ़ रहा है। अब वे लोगों को प्रेरित कर रही हैं कि आप नई नई जगह पर जाएं, जो आपके मन में बातें हैं उन्हें पूरा करें, अपना जो भी जोश है वो अच्छी जगह पर पॉजिटिव वे में निकालें, ताकि जीवन में आप सफलता का आनंद लेते रहेंगे।